पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी कश्मीर घाटी, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी सुंदरवन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर घाटी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कश्मीर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान वर्षा की मात्रा इन पश्चिमी विक्षोभों का परिणाम है। तो आपको याद रखना है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कश्मीर घाटी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में एकमात्र तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस शहर में एकमात्र तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही उत्तर इसमें बताना है, ऑप्शन दिया गया है आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बरौनी, ऑप्शन डी कानपुर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मथुरा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी मथुरा शहर में उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र क्या है? तेल रिफाइनरी है। मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह यमुना नदी पर गंगा यमुना दोआब में स्थित है। तो आपको याद रखना है मथुरा कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यमुना नदी पर गंगा यमुना दोआब में स्थित है। मथुरा को हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। मथुरा जो है हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। तो भगवान कृष्ण की क्या है? जन्मभूमि है। और राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना 1874 में की गई थी, जो पूर्व में पुरातत्व का करजन संग्रहालय था। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता? निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता? ऑप्शन दिया गया है चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी अभ्रक। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। भारत दुनिया में अभ्रक के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। तो भारत दुनिया में अभ्रक के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, आपको याद रखना, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसका प्रमुख उत्पादक किन किन राज्यों में होता है? तो आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, कौन? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान अभ्रक के क्या हैं? प्रमुख उत्पादक हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अभ्रक का उत्पादन करता है। तो आंध्र प्रदेश में नल्लौर जिला, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में नल्लौर जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अभ्रक का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है, किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है चावल, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी कपास। तो सही को पता होगा मक्का जो है इसको अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। मक्का एक बहुमुखी फसल है, आपको याद रखना है, मक्का क्या है? एक बहुमुखी फसल है। तो मक्का बहुमुखी फसल है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। यह सच है कि मक्का को कम वर्षा और मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, लेकिन फसल की विशिष्ट आवश्यकताएं विविधता और विकास के चरण के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। मक्का जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा में बढ़ सकता है। तो आपको इसका सही उत्तर याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी मक्का होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चिली और पेरू जो इसमें दिया गया है, चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। तो पेरू किसका है? तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं, आपको याद रखना है, तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया, इसमें दिया गया ब्राजील जो है और बोलीविया दुनिया में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिणी अमेरिका में भी सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टम और हीरे के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट निक्षेप पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकांश क्रोमाइट निक्षेप पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी केरल में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। कहाँ पर क्रोमाइट निक्षेप पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। देश में क्रोमाइट के कुल उत्पादन में उड़ीसा का योगदान कितना है? तो उड़ीसा का योगदान है 90%। आपको ये भी याद रखना है, उड़ीसा का कुल योगदान कितना है? 90%। कितना है? 90% आपको याद रखना है। क्रोमाइट क्रोमियम का एकमात्र आर्थिक अयस्क है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के तहत कौन से मौलिक अधिकारों
को कानूनी अधिकारों के रूप में परिवर्तित किया गया था। तो भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के तहत कौन से मौलिक अधिकारों को कानूनी अधिकारों के रूप में परिवर्तित किया गया था? यह क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। 1978 में, किस सन में? 1978 में संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक अधिकार से खत्म कर दिया गया है। तो आपको याद रखना किस सन से? तो 1978 में संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक अधिकारों से खत्म कर दिया गया है। इसे संवैधानिक अधिकार बनाने के बजाय एक अनुच्छेद 300A, कौन सा अनुच्छेद? 300A के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून के प्राधिकार से ही उसकी संपत्ति से वंचित हो सकता है। क्या बताया गया 300A में? कि कोई भी व्यक्ति कानून के प्राधिकार से ही उसकी संपत्ति से वंचित हो सकता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 12, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 9B। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो आपको याद रखना है 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। तो आपको यह सभी याद रखना है। पहला, संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये कौन सा है? पहला। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा, भारत के संप्रभु और अखंडता की रक्षा करें। अगला है, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। अगला दिया गया है, आम भाईचारे की भावना रखें, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को स्कूल भेजें। तो आई कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो कहाँ पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। सरोजिनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो आपको यह इसका आंसर याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछा जाए कब हुई थी तो 1885 में। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी पर हावी रहे और कई चुनाव जीते। तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर हावी रहे और कई चुनाव जीते। आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जानते हैं? तो भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी।